वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे या विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद उन लोगों को धन्यवाद करना है जो समय समय पर रक्तदान देते हैं, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करना भी है। तो मौका दीजिए उन लोगों को जो रक्तदान की जिनको ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो खून है जिन रगों में बहेगा वो लाजवाब तरीका होगा कई जिंदगियों में रक्तदान भरने का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम प्रमुख खबरों पर बात। साथ ही साथ नजर डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G7 आउटरीच प्रोग्राम में भाग लेने वाले हैं। बात करेंगे एजेंडे की, साथ ही साथ खबरें होंगी और भी। और इस 1 घंटे में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। आंचल, सुप्रभात। शुक्रिया भावना, बहुत अहम आपने कहा कि रक्तदान महादान होता है। और साफ तौर पर अगर बात करें खबरों की तो भाई वो कहते हैं ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिले उस जैसा। लेकिन क्यों यू टर्न लिया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, इसे हम जानेंगे। खासतौर पर जो जल संकट बना हुआ है, साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं यहाँ पर हीट वेव को लेकर की क्या स्थिति है और किस तरह से तमाम जो राज्य हैं खासतौर पर उत्तर भारत के, उनकी क्या तैयारी है। वहीं कुवैत से जो विमान आ रहा है जिसमें विदेश राज्य मंत्री सवार हैं, उन मृतकों के पार्थिव शरीर लेकर अब आगे की स्थिति क्या होगी, इस पर भी लेंगे जानकारी। बात होगी कारोबार जगत, ग्लैमर वर्ल्ड और स्पोर्ट्स ट्रैक्स की भी। लेकिन सबसे पहले डालते हैं नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। इटली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G7 के आउटरीच सत्र में होंगे शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर होगा फोकस। इटली समेत शिखर सम्मेलन में शामिल तमाम देशों के नेताओं से भी होगी द्विपक्षीय मुलाकात। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के शव लेकर भारत आ रहा है विशेष विमान। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी विमान में मौजूद। मृतकों में ज्यादातर केरल के निवासी। अब तक सुलग रही है दिल्ली के चांदनी चौक के कपड़ा मार्केट में लगी आग। फायर ब्रिगेड सर्विस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। 20 से अधिक दुकानों में आग लगी, जिसकी वजह से करोड़ों रुपए के नुकसान की है आशंका। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज निचली अदालत में होगी सुनवाई। वहीं स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार की जमानत पर भी आज हाईकोर्ट में होगा फैसला। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य। छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करना है मुख्य उद्देश्य। बिहार के बक्सर में सबसे अधिक 47.02 दर्ज हुआ तापमान। हिमाचल के कई हिस्सों में भी पारा 5 से 6 डिग्री ऊपर चढ़ा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड में भी गर्मी से हाहाकार। 18 तारीख के आसपास प्री मानसून बारिश की उम्मीद। आज देर रात होगी मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 की शुरुआत। पहला मुकाबला मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के बीच। 24 टीमें टूर्नामेंट में शामिल। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से जान लेते हैं आंचल। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर कामकाज संभालने के बाद प्रधानमंत्री पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर इटली गए हैं। यहां प्रधानमंत्री आज G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इटली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा है कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये यात्रा बेहद अहम है। इटली में हो रहे G7 देशों के नेताओं की बैठक के लिए सभी 7 यूरोपीय देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि अपुलिया में पहुंच चुके हैं।
इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन ने चालू वर्ष के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं चुनी हैं, जैसे रूस यूक्रेन मध्य पूर्व में संघर्ष, विकासशील देशों के साथ संबंध और अफ्रीका और भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकों और चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि G7 अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान जैसे देशों का समूह है और भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से भारत को आमंत्रित सदस्य के तौर पर इसमें आमंत्रित किया जा रहा है। आखिर क्या है इसका महत्व और प्रधानमंत्री मोदी किन मुद्दों के साथ इटली पहुंचे हैं, इसका जायजा लिया है अपुलिया में मौजूद हमारे संवाददाता अमृतपाल ने। प्रधानमंत्री यहां इटली में G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने आए हैं। प्रधानमंत्री G7 के शिखर सम्मेलन में एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे, जहां वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फूड सिक्योरिटी, अफ्रीकी मुल्कों के साथ कोऑपरेशन और मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री काउंटर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं और दुनिया को ये संदेश दे सकते हैं कि अगर इस मसले का हल ढूंढना है तो दुनिया को एक संयोजित स्टैंड लेना होगा, एक यूनाइटेड स्टैंड लेना होगा। प्रधानमंत्री इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताएं भी करेंगे। सबसे अहम होगी जॉर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता, जहां प्रधानमंत्री दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका एक रिव्यू लेंगे और ये देखेंगे कि कैसे ये पार्टनरशिप और मजबूत की जा सकती है, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। दिलचस्प मुलाकात होगी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ, जो यहाँ प्रधानमंत्री मेलोनी के आमंत्रण पर आए हैं। ज़ेलेंस्की G7 को ये गुहार लगा सकते हैं कि G7 यूक्रेन को और पैसा दे और हथियार दे, अपनी उनका जो संघर्ष रूस के साथ चल रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़ेलेंस्की साहब को ये सलाह दे सकते हैं कि इस संघर्ष का हल युद्ध से नहीं हो सकता, सैन्य विक्ट्री से नहीं हो सकता, बातचीत और कूटनीति से ही होगा। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, अपुलिया, इटली। तो G7 देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते रहे हैं। ये समूह भारत को बहुत महत्व देता है। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 2019 से भारत को हर बार सम्मेलन में आमंत्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं बार भाग ले रहे हैं। आउटरीच प्रोग्राम को वो संबोधित करेंगे। जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की दमदार मौजूदगी वैश्विक मंच पर देश के दबदबे को दिखा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहली ही यात्रा G7 समूह और इटली के साथ भारत के मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। अन्य वैश्विक संगठनों की तुलना में G7 समूह को ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। इसकी वजह सदस्य देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान का शामिल होना है। G7 के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देश वर्तमान वैश्विक GDP में लगभग 45% के भागीदार हैं। ये देश दुनिया की 10% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G7 समूह के देश भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना अहम मानते हैं, इसका अंदाजा G7 शिखर सम्मेलन में भारत की लगातार मौजूदगी से भी होता है। 2019 से भारत इस सम्मेलन में हर बार आमंत्रित किया गया है। 2019 में फ्रांस, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी और 2023 में जापान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद 2024 में आउटरीच देश के तौर पर भारत इस बड़े मंच पर मौजूद है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन में ये लगातार 5वीं शिरकत है। इस शिखर सम्मेलन में ये भारत की कुल मिलाकर 11वीं भागीदारी है। इटली दौरे में प्रधानमंत्री की कई G7 नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी बेहद अहम हैं। इन मुलाकातों से पता चलता है कि दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्तियां भारत के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कितनी उत्सुक हैं। G20 की अध्यक्षता से लेकर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के आयोजन तक
भारत ग्लोबल साउथ देशों के सरोकारों की आवाज हमेशा बुलंद करता रहा है। G7 में भारत की प्रभावशाली मौजूदगी इन देशों के हितों और चिंताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी बेहद लाभकारी है। पीएम की यात्रा भारत इटली संबंधों की मजबूती को भी दिखाती है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी हाल के वर्षों में बहुत मजबूत हुई है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और हिंद प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए बार बार प्रतिबद्धता जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बेहद ही महत्वपूर्ण समिट होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे पर हमारे साथ अपुलिया इटली से अमृतपाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, सुप्रभात आपको। G7 के आउटरीच सेशन में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस हम देख रहे हैं कि बहुत ही अहम मुद्दों पर हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण यात्रा कही जा सकती है इटली की है। जी, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री आज सुबह ही यहाँ अपुलिया जो कि दक्षिण इटली का एक प्रांत है, उसके बोर्गो नाजिया एक गांव है जहाँ पे ये G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसमें शिरकत करने आए हैं और एक आउटरीच सेशन को संबोधित करेंगे। जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन अफ्रीकी मुल्कों के साथ, मेडिटेरेनियन में कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी पे बात करेंगे, पर सबसे अहम बात होगी प्रधानमंत्री का ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना, विकसित देशों को एक संदेश देना कि आप विकासशील देशों की नीड्स, एस्पिरेशंस, समस्याएं, मसले सुलझाए बगैर दुनिया के जो बड़े मसले हैं, दुनिया की जिन चुनौतियों से आज जूझ रहा है, उनको आप एड्रेस नहीं कर पाएंगे, उनका हल नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि विकासशील देशों में दुनिया की 2/3 आबादी रहती है। तो प्रधानमंत्री चाहेंगे कि एक सिनर्जी बने जो G20 जो भारत में पिछले साल आयोजित हुआ था और जहां पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई थी, जिसमें ये सब G7 के नेता थे, कि वो उसमें एक सिनर्जी ढूंढ पाए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और बोर्गो नाजिया कम्युनिके के बीच में, और जो एग्री किया गया था उनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करें और वो प्रायोरिटीज को, चाहे वो क्लाइमेट चेंज पे हो, चाहे वो डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज हो, चाहे वो ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस को लेके हो, चाहे फूड सिक्योरिटी को लेके हो, उन मुद्दों पर दुनिया इकट्ठा हो, खास करके G7 और बाकी जो आमंत्रित देश हैं वो एक यूनाइटेड मैसेज भेजें बाकी की दुनिया को कि अब वक्त आ गया है कि ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो। बिल्कुल अमृत, आपने बहुत अहम बात कही है और इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम G7 की जब बात करते हैं भावना, क्योंकि इस बार का एजेंडा भी बहुत साफ है, क्योंकि क्या ये युद्ध रुक पाएगा, उसके लिए इटली किस तरह से बात करता है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, और सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री की भी मुलाकात होनी है। बिल्कुल, बहुत ही शक्तिशाली समूह भी है कहीं ना कहीं G7। तो देखना होगा प्रधानमंत्री जब आउटरीच समिट में भाग लेते हैं तो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सामने रखते हैं। फिलहाल के लिए नया सवेरा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद बात होगी कुवैत कि जहां 45 भारतीय जो मारे गए हैं उनके शवों को लेकर विशेष विमान भारत लौट रहा है। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं कुवैत से जुड़ी हुई, जहां एक बहुमंजिला इमारत में आग से मारे गए 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान भारत में कोच्चि के लिए उड़ान भर चुका है। आज सुबह यह विमान कुवैत से रवाना हुआ।
सभी भारतीय शवों की पहचान कर ली गई है। हालात का जायजा लेने कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी इस विमान में सवार हैं। कीर्तिवर्धन सिंह वहां कुवैती अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन करने और शवों को जल्दी स्वदेश लाने की वजह से कुवैत पहुंचे थे। इस हादसे में 45 भारतीयों के साथ ही फिलीपींस के 3 नागरिकों की भी मौत हुई है। कुल मिलाकर 49 लोगों की मौत हुई, 50 से अन्य ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मारे गए भारतीय नागरिकों में सबसे अधिक केरल के रहने वाले हैं। कुवैत में जिन भारतीयों की मौत हुई है उनमें केरल के थॉमस ओमेन भी शामिल हैं। मौत की सूचना मिलने के बाद ही थॉमस के परिवार में शोक की लहर है। बाकी परिवारों में भी ऐसे ही हालात हैं, लोग सदमे में हैं। तो कुवैत में भीषण हादसा हुआ है जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई है और एक विशेष विमान इन 45 मारे हुए भारतीयों को वापस भारत लेकर आ रहा है। हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, आपसे पूछना चाहेंगे कि कब तक ये विमान भारत लौट रहा है, क्योंकि कोची में सबसे पहले उतरेगा और उसके बाद दिल्ली उतरेगा। तो केरल के जो सबसे ज़्यादा भारतीय हैं, कितने भारतीय हैं, पहले तमाम अपडेट हमें बताएं। भावना और आंचल, अगर बात की जाए इस प्लेन की, जो इंडियन एयरफोर्स का स्पेशल एयरक्राफ्ट गया था कुवैत भारतीयों के शव लाने के लिए, उसकी अगर एस्टिमेटेड टाइम की बात की जाए तो आज शाम 4 बजे तक इसके भारत पहुंचने की एक संभावना बताई जा रही है। समय थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टेंटेटिवली अगर देखा जाए तो टाइम 4 बजे का दिया गया है जब ये भारतीय वायुसेना का विमान ये मोर्टल रिमेन्स लेकर कोची पहुंचेगा। अब अगर बात की जाए कि किस तरह से कितने भारतीय इसमें थे, तो जैसे आपने बताया 45 आउट ऑफ 49 जो लोग हैं जिनकी जान इस पूरे भीषण दर्दनाक हादसे में हुई है वो भारतीय थे। उनमें से 20 से ज्यादा लोग केरला राज्य के ही थे। इसीलिए खास तौर पे ये अरेंजमेंट किया गया है कि सबसे पहले प्लेन कोची उतरे। जितने भी मोर्टल रिमेन्स है, यानी कि जितने भी शव है इन लोगों की जिनकी जान इस दर्दनाक हादसे में हुई है, वे पहले शवों को केरला से जो लोग थे उनकी शवों को वहां उतारा जाए, बाकी को लेकर दिल्ली आया जाए, जहां से उनकी रवानगी बाकी अन्य जगहों पर भी होगी। काफी ही दर्दनाक हादसा है कुवैत में, और जिस तरह से देखा गया तकरीबन 49 में से 45 लोग भारतीय थे, तो इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में भारतीय गल्फ के देशों में काम कर रहे हैं। और ये जो हादसा हुआ है ये एक तरह से एक वार्निंग साइन भी है कि क्या जो भारतीय बाहर काम कर रहे हैं वो इन हालातों में रह रहे हैं कि वो सुरक्षित रहे, इन हालातों में काम कर रहे हैं कि वो सुरक्षित रहे। और इन्हीं सब चीजों का जायजा लेने के लिए आपने बहुत अहम बात उठाई है अक्षय, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है और इस पे मंथन और विवेचना होनी चाहिए कि आखिरकार ये जो अग्निकांड हुआ है इसके जो मुख्य वजह है वो क्या है। पर मेरा सवाल ये है कि जब हम खाड़ी देशों की बात कर रहे हैं, खासतौर पर कुवैत की, 10 लाख से ज़्यादा श्रमिक जो हैं वो भारतीय वहाँ काम करते हैं। अभी अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 48,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। वो किस वीजा पर वहां पहुंचे, इसकी धांधली कैसी की गई, इस पर भी विवेचना होनी चाहिए। पर क्या एक्शन लिया गया उस इमारत के जो मालिक थे उनके खिलाफ, या फिर क्या कोई प्रोटोकॉल नहीं है, क्या कोई एसओपी नहीं है कि कितने लोग एक इमारत में रखे जाते हैं, किस तरह वो काम करते हैं और उन्हें क्या डेली वेजेस दी जाती हैं? इस पर कोई क्लियर कट प्रोसीजर नहीं है कुवैत का। देखिए, अगर खाड़ी के देशों की बात की जाए तो खासतौर पे कुवैत, कतर और इन तरह से ये जो भी ऑयल किंगडम्स है वहां की अगर बात की जाए तो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर काफी सख्ती से उनका पालन करवाया जाता है। लेकिन जिस तरह से भारत में भी हमने देखा है कि कानून होने के बावजूद या तो जो बिचौली है जो लोगों को लेकर आते हैं वे किसी तरह की गड़बड़ करते हैं, या फिर जो लोग वहां पर रह रहे होते हैं वे भी सस्ते में रहने के चक्कर में ज्यादा लोग वहां पर रहना शुरू कर देते हैं, या फिर ऐसी जगहों पर जहां पर पूरी तरह से तैयारियां नहीं रहती। तो इन सभी चीजों का वहां पर एक तरह से जायजा लिया जा रहा है। अब अगर कुवैती सरकार की बात की जाए तो वहां पर प्रधानमंत्री के लेवल तक की एक तरह से इन्वॉल्वमेंट रही इस पूरे के पूरे दर्दनाक हादसे में, जब जायजा प्रधानमंत्री ने खुद लिया साइट पर जाकर, अगर इस आगजनी की बात की जाए। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है बेहद अहम है कि खाड़ी के देशों में जो हमारे लाखों की संख्या में, मिलियंस में
भारतीय वहां पर जाते हैं अच्छे रोजगार के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, लेकिन कई बार देखा गया है और अक्सर केसों में देखा गया है, या फिर उनको वहां पर ले जाने वाले के लिए जो वायदे किए जाते हैं कि आपको खाड़ी के देशों में ले जाया जाएगा, वो उन लोगों द्वारा किए जाते हैं जो एक तरह से झूठे वायदे करते हैं, पैसे लोगों से ले लेते हैं और फिर उनका पासपोर्ट तक वहां पे कई ऐसे केस में देखा गया कि जब्त करके रख लेते हैं, उनको बंधुआ मजदूर की तरह एक तरह से वहां पर रखा जाता है। और ऐसे में वो कहाँ पर रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, इस बारे में कहीं ना कहीं वहां की सरकारों को भी एक ये देखने वाली चीज होगी कि चीप लेबर के चक्कर में और यहाँ से ज्यादा पैसा वहां मिलेगा, इन सभी लालच के चक्कर में कई सारे साउथ एशिया के अगर देशों की बात की जाए तो वहां से मजदूरों को ले जाया जाता है, सस्ती जगहों पर रखा जाता है, कई बार ऐसी जगहों पर रखा जाता है जहां से उनके पास बाहर जाने का भी रास्ता नहीं होता, ताकि वो बाहर ना निकले, ताकि वो भाग ना जाए, उनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं। तो ये जो दर्दनाक हादसा है, इसमें से एक यही सीख है कि भारतीय सरकार को भी और खाड़ी के देशों की सरकार को भी कहीं ना कहीं एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की काफी ज्यादा जरूरत है जहां पर ग्रीवेंस एड्रेसल हो सके, यानी कि जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। जो हमारे मजदूर है जो वहां पर जाते हैं काम करने के लिए, उनको सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा सके और अगर कोई समस्या होती है तो उनका समाधान ठीक टाइम पे निकाला जा सके। अक्षय, जिस तरीके से आपने बताया कि जिंदगी जरूर वहां मुश्किल है लेकिन मोटी कमाई जरूर वहां हो रही है, क्योंकि 3300 किलोमीटर दूर कुवैत में भारतीय जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अवैध रूप से जिस तरीके से वो उस बिल्डिंग में रह रहे थे, लिमिट से ज्यादा उस बिल्डिंग में लोग प्रवासी भारतीय रह रहे थे, क्या कारण है कि भारतीयों की पसंद कुवैत बन गया है? देखिए, पैसा ज्यादा है, सबसे पहली बात। कहीं ना कहीं विदेश में सेटल होने का एक इच्छा रहती है लोगों की कि बाहर जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, वहां पे डॉलर में कमाकर या फिर वहां की करेंसी में कमाकर उसको डॉलर में डालकर कन्वर्ट करा के यहाँ पर पैसा काफी ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन लोगों के रहते हैं कि भारत में रोजगार उस लेवल का अगर मिलता भी है तो कमाई उस ठीक तरीके से नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे में अगर ठीक चैनल से ना जाया जाए तो लोग फायदे की जगह कई बार नुकसान भी अपना करवा लेते हैं, कई बार वो बंधुआ मजदूर बन जाते हैं। फिर भारतीय सरकार से कई बार ऐसे हुआ है कि मदद मांगी गई है खाड़ी के देशों में रहने वाले मजदूरों ने। कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उनके पासपोर्ट जब्त थे, या जो पैसा एक तरह से वादा करके वहां जाते हैं वो पैसा नहीं चुका पाते बिचौलियों को, तो वहां पर उनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं, या फिर कई बार पहली किश्त देकर उनको सैलरी भी नहीं दी जाती। तो कुवैत और अन्य खाड़ी के देशों में वहां की करेंसी की वैल्यू ज्यादा है और इसीलिए और पैसा ज्यादा है वहां पर, कहीं ना कहीं एक अनस्किल्ड लेबर की वहां पर डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और वो साउथ एशिया के लोगों से ज्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि वहां पैसा इतना आ गया है कि बिल्कुल। हालांकि कुवैती सरकार ने अब ये कहा है कि भाई जो लोग झूठे वीजा यानी पर्यटक वीजा पर मिडलमैन द्वारा लाए गए उनकी जांच की जाएगी, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि कुवैती सरकार इसी तरह से इस पूरे मसले को बहुत गंभीरता से लेगी, खासतौर पर भारतीय सरकार जिस तरह से लगातार संपर्क में। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। हालांकि जो विशेष विमान है, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि वो 4 बजे के आसपास पहुंचेगा। हालांकि वो शोक संतप्त परिवारों के लिए बहुत भारी दिन है, लेकिन लगातार जो विदेश मंत्रालय है उसने ये कहा है कि वो उनके साथ खड़ा है और ये हमने देखा कि खुद कीर्तिवर्धन सिंह उस विमान में सवार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर होगी चांदनी चौक से जुड़ी हुई, जहां कपड़ा मार्केट में कल शाम 5 बजे से आग लगी हुई है और आग अभी भी बुझी नहीं है। बताएंगे आपको कारणों के बारे में, आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above.
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अगली खबर चांदनी चौक से आ रही है। बड़ी खबर है जो लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। मारवाड़ी कटरा में कल शाम लगी आग पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। बड़ी खबर चांदनी चौक से आ रही है। 20 से ज्यादा दुकानों में ये जो आग की चपेट में हुई हैं और करोड़ों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से आग की घटना को सीरियस कैटेगरी में घोषित कर दिया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर चीफ फायर ऑफिसर वीरेंद्र सिंह के अलावा फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग भी पहुंच गए। राहत की बात यह है कि भीषण आग के हादसे में कोई घायल या फिर हताहत अभी तक नहीं हुआ। आग को पूरी तरह से बुझाने का काम फिलहाल जारी है। दरअसल अगर हम चांदनी चौक को सब समझते हैं दिल्ली वाले, तो कपड़े की दुकान में आग लगी, संकरी वहाँ गलियाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन में इसलिए मुश्किलें भी आ रही हैं और आग के फैलने से उसकी जद में और भी दुकानें आई, जिसकी वजह से ये आग फैलती गई। संकरी गलियों की वजह से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि जो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि भाई खासतौर पर शॉर्ट सर्किट से बचिए। ताज़ा विजुअल्स आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, फिलहाल धधक रही है। और अगर हम 3 से 4 पॉइंट्स में समझें तो ये मारवाड़ी कपड़ा मार्केट में आग लगी और फिर कैसे ये फैलती चली गई, उस लिहाज से अभी जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके लिए काम थोड़ा मुश्किल। क्यों भावना? बिल्कुल चुनौतियां हैं, लेकिन दमकल गाड़ियां वहां लगातार काम कर रही हैं। खुशी की बात या फिर राहत की बात यह है कि घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है, क्योंकि कपड़ा मार्केट थी इसलिए आग तेज़ी से फैली। और कल 5 बजे से ये आग लगी हुई है दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में और अभी फ़िलहाल आग पर काबू पाया पूरी तरीके से नहीं जा सका है। हालांकि अग्निशमन कर्मी जो हैं वो लगातार तत्पर प्रयास कर रहे हैं कि वो इस आग पर काबू पा लें, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आग पर काबू पाया जाएगा कुछ ही देर में। अभी फ़िलहाल हालात जो हैं वो उसमें यह है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। कपड़ा मार्केट में आग लगी है। चांदनी चौक की गलियों को हम जानते हैं कि तंग गलियों की वजह से दमकल गाड़ियों को वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि 50 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी वहां मौजूद हैं। आग का काम जारी है, आग बुझाने का काम जारी है। समय लगेगा क्योंकि पूरी अप्रोच नहीं मिल रही, चारों तरफ से उसे घेर लिया गया, फायर को घेर लिया गया है, लेकिन समय लगेगा। एक बिल्डिंग का एक पोर्शन गिर गया, कोलैप्स हो गया, उसके नीचे आग दबी हुई है, इसलिए डिले हो रही है। जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और आग लगी हुई है, आग बुझाने की कोशिश जारी है। अच्छा, ये बात बहुत अहम उन्होंने बताई कि भाई आग तो लगी है लेकिन उसकी वजह से एक इमारत भी ढही है, जिसकी वजह से आग नीचे दब गई है। थोड़ी मुश्किल ज़रूर आ रही है, ख़ास तौर पर उसे बुझाने में। धुएं की वजह से जो आसपास का रिहायशी इलाका है वहाँ भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चांदनी चौक के जो सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, उनका कहना है कि आग से हुए नुकसान के लिए BSES और दिल्ली सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्हें व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। कि चांदनी चौक में फायर स्टेशन बनना चाहिए। जितनी डेंसिटी है चांदनी चौक की, उसमें अगर आग लगती है तो तत्काल उसको सहायता मिलनी चाहिए। वो आज तक केजरीवाल जी उस प्रपोजल को लेकर के बैठे हुए हैं, कोई निर्णय उन्होंने उसमें नहीं लिया है। आज के इस आग से जिस बड़े पैमाने पर दुकानों को क्षति पहुंची है, BSES को और दिल्ली सरकार को, व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। मैंने भी लगातार दिल्ली फायर सर्विस से बात करी है, मैंने दिल्ली पुलिस से बात करी है, और सब लोग पूरी ताकत से इन चीज़ों को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन ना दिल्ली का कोई मंत्री वहाँ तक अभी बात करी है, ना कोई वहाँ पर पहुँचा है। किस तरीके का शासन वो दिल्ली में कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। तो इस हादसे पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत द्विवेदी। अजीत, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे, अभी कितने हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है, और अगर नुकसान की बात करें तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कपड़ा मार्केट थी, तो कितना नुकसान भी पहुंचा है? देखो, देखिए, ये आग काफ़ी बड़ी थी। हालांकि आग की लपटों पे काबू पाया जा चुका है, लेकिन जो आग जो है अंदर सुलग रही है, उस पर लगातार फायर फाइटर जो है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ताज़ा आपको दिखाते हैं विजुअल हम, कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, यहाँ पर ऊपर अभी भी आग सुलग रही है और वहाँ पर लगातार पानी वहाँ पर डाला जा रहा है, जिससे कि उस आग को जो है वो बुझाया जाए। दमकल की गाड़ियाँ जो है वो रात भर यहाँ पर, फायर फाइटर जो है, पुलिस जो है यहाँ पर रात भर लगी रही, रात भर इस आग को बुझाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जाता रहा है। हालांकि बहुत बड़े संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं, रिहायशी इलाका भी है, क्योंकि ये कॉमर्शियल रिहायशी दोनों इलाका है, क्योंकि नीचे दुकानें, ऊपर मकान इस तरह का इलाका यहाँ पर है। काफ़ी
पुराना ये इलाका है और ये चांदनी चौक का प्रमुख कपड़ा मार्केट है ये, जहाँ पर कि थोक में और रिटेल में यहाँ पर कपड़ा जो है वो यहाँ पर बेचा जाता है। बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर हैं, वो सकरे रास्ते यहाँ पर है, पुराने रास्ते यहाँ पर हैं, पुरानी दुकानें यहाँ पर हैं, और जिस कारण से कपड़ा मार्केट होने के कारण आग जो है वो बहुत तेजी से फैली और करीब 60 से ज़्यादा दुकानों को अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया है। जो पुरानी दुकानें थी वहाँ पर कुछ बिल्डिंग थी पुरानी, वो भी जो है ढह गई है। 2 बिल्डिंगें अंदर हमने जाके देखा भी अंदर, तो वहाँ पर 2 बिल्डिंगें जो है वो ढह चुकी है वहाँ पर, जो कि बहुत पुरानी बताई जाती है। और इसके अलावा कुछ दुकानें जो अंदर और है गलियों में, वहाँ पर भी आग अभी तक लगी हुई है, धुआं लगातार निकल रहा है और फायर फाइटर्स लगातार यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से हमने यहाँ पर बात की, प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, तो 2-3 बातें निकल के सामने आ रही है। पहली बात निकल के सामने ये आ रही है कि यहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा था, उस कारण से आग लगी है। और किसी कहना है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है या एसी में कुछ समस्या हुई है, उस कारण से आग लगी हुई है। लेकिन जो वेल्डिंग वाला जो लोग बता रहे हैं वो ज़्यादा प्रामाणिक लग रहा है। लेकिन हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी बयान ऐसा नहीं आया है कि आग का जो कारण जो है वो क्या रहा है। लेकिन लगातार जो है प्रशासन की कोशिश है कि सबसे पहले जो है आग पर काबू पाया जाए और जो आग को जो है वो पूरी तरीके से बुझाया जाए। यहाँ पर लोगों को यहाँ पर रोक लिया गया है, जो कि रिहायशी इलाका भी है, उस कारण से यहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई है, जिससे कि बिल्डिंग के आसपास बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि ये पुरानी इमारतें हैं और आग के बाद इमारतें जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और इमारतों के ढहने का खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। तो लगातार कोशिश जारी है। रात भर यहाँ पर फायर फाइटर्स और पुलिस के जवान जो है वो आपातकालीन जो जवान है वो तैनात रहे यहाँ पर। और लगातार ऐसी गाड़ियाँ जो है आप देख रहे हैं, एक के पीछे एक गाड़ियाँ जो है ये फायर ब्रिगेड की लगी हुई है और लगातार जो है ये गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए यहाँ पर एक के बाद एक आती जा रही हैं। जी चलिए, तो दिल्ली फायर सर्विस अपने काम में जुटी हुई है। हालांकि मुश्किल ज़रूर आएगी, लेकिन जिस तरह से जो अग्निशमन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनका मानना है कि इस पर जल्द ही काबू पाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली की यह खबर हमने दिखाई आपको आग की तपिश की, लेकिन अब एक और खबर है जो कि भीषण गर्मी के साथ साथ अब पानी के संकट से जुड़ी है, जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक एक बूंद को तरसते हुए दिल्ली वासी नजर आ रहे हैं। राजधानी में गहराते जल संकट की तस्वीर ये बयां करती है, लेकिन दिल्ली सरकार जनता को राहत नहीं दे पा रही। अदालत की चौखट पर मामला पहुंचा तो दिल्ली सरकार को फटकार मिली, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने अपर रिवर यमुना बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। इस बीच टैंकर माफियाओं को लेकर भाजपा हमलावर है। जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हीट वेव और भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली पानी की कमी से जूझ रही है। गर्मी में हर साल दिल्ली पानी के लिए परेशान होती है, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला। नतीजा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है और कोर्ट के पास दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे के फॉर्मूले पर निर्णय लेने की विशेषज्ञता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपर रिवर यमुना बोर्ड की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें मानवता के आधार पर दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिए जाने पर जल्द से जल्द फैसला किया जाएगा। वहीं दिल्ली जल संकट मामले में हिमाचल प्रदेश के वकील ने कहा कि पिछली सुनवाई में दिल्ली के लिए अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी देने की बात जो हिमाचल प्रदेश ने कही थी, उसमें तथ्यात्मक गलती हुई है और राज्य सरकार उसे वापस लेना चाहती है। हिमाचल के पास जलाशय में इतनी उपलब्धता नहीं है कि वो अतिरिक्त पानी दिल्ली के लिए छोड़ सके। कोर्ट ने हिमाचल की मांग को स्वीकार कर लिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना और सभी पक्षों को सुनने के बाद हिमाचल सरकार को सख्त कार्रवाई करने का ऐसा निर्देश जारी करते हुए ये कहा कि ये सारा जो क्वेश क्रिएट हुआ है इट इज़ ओनली बिकॉज कि आपने ये स्टेटमेंट दिया कि हमारे पास 137 क्यूसेक ऑफ सरप्लस वाटर है और हम ये सरप्लस वाटर दिल्ली सरकार के नेसेसिटी को जो इमरजेंट सिचुएशन अपीयर हुआ है अभी उसको देने को हम रेडी हैं। तो वो इस सिचुएशन के कारण से हुआ है, जो कि ये स्टेटमेंट आपने गलत दिया। एक तरफ पानी के लिए हाहाकार तो दूसरी तरफ दूसरे पर किल्लत का ठीकरा फोड़ने का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मिलीभगत से टैंकर माफिया सक्रिय हैं। दिल्ली के अंदर आज टैंकर माफिया चरम पर है। दिल्ली के अंदर आज टैंकर से पानी खुलेआम मिल रहा है। सवाल यह ये उठता है, टैंकर से पानी मिल सकता है लेकिन नल से पानी पाइपलाइन से पानी नहीं मिल रहा है।
क्यों? उसका कारण सिर्फ आपकी सरकार है। इस बीच दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात की। आतिशी ने इस मुलाकात के बाद कहा कि सीएम केजरीवाल ने अपने विधायकों को पानी संकट के मद्देनजर जनता के बीच रहने को कहा है। उन्होंने दिल्ली वासियों से पानी बर्बाद नहीं करने की अपील करते हुए पानी की बर्बादी की अफवाहों को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में वो कदम बताए जो हम पिछले 1 साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले 1 महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में उत्पन्न जल संकट को दूर करने का फैसला लिया है। इसके लिए जमरार बांध से टीकमगढ़ शहर को पानी की आपूर्ति होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्र भेजा था, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिल्ली में पानी के लिए अभी भी इतने दिनों के बाद भी हाहाकार मचा हुआ है और जल संकट अभी भी गहराया हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि यमुना रिवर बोर्ड के साथ बैठक कीजिए, दिल्ली सरकार को ये कहा है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश निशाना है मंडावली दिल्ली से। गिरीश, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी दिल्ली सरकार की याचिका पर, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई विशेषज्ञता नहीं है, लेकिन आप यमुना रिवर बोर्ड के तमाम पक्षों के साथ बैठक कीजिए और बातचीत कीजिए। हालांकि हिमाचल ने कहा है कि हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है, हरियाणा कह रहा है कि हम अतिरिक्त पानी छोड़ रहे हैं। इस पे राजनीति गहमागहमी में पूरी तरीके से छाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 52.2% पानी जो है वो सप्लाई के दौरान ही वेस्ट हो जाता है। देखिए भावना, मैं आपको बताऊं कि काफ़ी दिन बीत चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली जो है जल संकट से जूझ रही है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूं जहां पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पानी के टैंकर पहुंचते हैं और लोगों की लंबी लाइनें वहां पर लग जाती हैं। लगातार दिल्ली के अंदर स्थिति जस की तस बनी हुई है। एक तो गर्मी की मार, तापमान काफ़ी ज़्यादा है, 45 के पार है, और ऊपर से पानी जैसी समस्या ने तो लोगों का जीना दूभर कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में लोग अब कह नहीं रहे कि ये देश की राजधानी दिल्ली है, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से हरियाणा की अगर बात की जाए तो मुनक नदी से लगातार नहर से, जो मुनक नहर है उससे पानी आ रहा था, लेकिन उसमें 18% कमी हो रही थी दिल्ली पहुँचते पहुँचते। तो जब उसकी जाँच पड़ताल की गई तो पता चला कि रास्तों से जो टैंकर हैं वो पानी भर के लेके जा रहे थे। करीब 18% पानी की कमी दिल्ली के अंदर पहुँच रही थी मुनक नहर के माध्यम से। लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है वो सख्त दिखाई दे रहा है जल संकट को लेकर, क्योंकि मामला देश की राजधानी दिल्ली का है, कैपिटल का है। ऐसे में दिल्ली सरकार को उसने फटकार भी लगाई थी कि क्यों दिल्ली की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्यों टैंकर माफिया जो हैं वो हावी हो रहे हैं। हालांकि इस मामले के अंदर दिल्ली भाजपा ने भी आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरने का कोशिश की है। लगातार जिस तरह से देख सकते हैं कि जो दिल्ली बीजेपी है उसने किस तरह से कई खुलासे उजागर किए। पहले मुनक नहर का जो मामला था, किस तरह से जो पानी गायब हो रहा था उसका मामला उजागर किया। उसके बाद किस तरह से आम आदमी पार्टी के कुछ लोग और विधायक भी कहीं ना कहीं टैंकर माफियाओं से जुड़े हुए हैं, उसका मामला उजागर किया। तो लगातार दिल्ली भाजपा ने इस मामले को उजागर किया है, लेकिन स्थिति ये है कि दिल्ली के अंदर जल संकट बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गिरीश, मुझे फिल्म याद आ रही है फुकरे, उसमें मैंने देखा था ये टैंकर माफियाओं की पूरी मिली भगत। सिस्टम में रहकर अगर इस तरह से किया जा रहा है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भाई आपको पानी की ज़रूरत दूसरे राज्यों से जब पड़ रही है तो आप पाइपलाइन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और सबसे अहम बात है, ये कोई आज की बात नहीं, ये हर बार होता है। इससे दिल्ली सरकार क्यों सबक नहीं लेती, जिसका जिक्र कोर्ट ने भी किया है अपनी तलख टिप्पणी में।
देखिए बिल्कुल हमेशा जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर हमेशा फटकार लगती है जब कोर्ट में वो पहुंचती है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की समस्या का पैदा होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। और ये न केवल जे कॉलोनियों में इस तरह की स्थिति है, बल्कि जो सामान्य जो कॉलोनियाँ हैं, कई तो ऐसी भी कॉलोनियाँ हैं जो अपॉर्ट कॉलोनी है, वहाँ भी पानी की दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल जो है कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर और जल बोर्ड के ऊपर। हालांकि अगर आपको मैं 2 दिन पहले की बात करूं तो दिल्ली के भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा और उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जो सांसद हैं योगेंद्र चांदोलिया, उन्होंने कहीं ना कहीं जो टैंकर माफिया और दिल्ली जल बोर्ड की जो मिलीभगत से पानी गायब हो रहा है उसको लेकर दिल्ली के कमिश्नर से शिकायत भी की थी और FIR दर्ज करने की इसमें उन्होंने मांग भी की थी। तो लगातार जो है शिकायतें हो रही हैं, FIR दर्ज होने की बात कर रही हैं, लेकिन जो स्थिति है दिल्ली के अंदर जस की तस है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे कैमरा सहयोगी मोंटी से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ देख सकते हैं इस समय हम एक जल बोर्ड के ऑफिस के बाहर खड़े हैं जहाँ पर लगातार सुबह से टैंकरों का आना जाना जो है लगातार जारी है। यहाँ से पानी अलग अलग इलाकों में जा रहा है जहाँ लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर पानी पेयजल भर रहे हैं। तो एक इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर इस समय जल संकट की स्थिति बनी हुई है। लगातार ये न केवल किसी एक इलाके की बात है बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है जहां पर जल संकट बरकरार है और लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। चलिए गिरीश, तो उम्मीद की जा सकती है जब आज यमुना रिवर बोर्ड की बैठक होगी तो तमाम पक्षों के बीच कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके, क्योंकि अब इस खबर को भी करते करते बहुत दिन हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं दिल्ली को जल संकट से निकलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो बात हमने पानी को लेकर की है, अब बात करते हैं सूरज की तपिश से जुड़ी हुई। क्यों भावना? बिल्कुल, सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के कारण उत्तर भारत में लोगों का हाल बेहाल है। रिकॉर्ड तापमान ने मौसम के मिजाज को और अधिक बदहाल कर दिया है। बात करें अगर बिहार के बक्सर की तो सबसे अधिक आंचल यहाँ 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं पंजाब के बठिंडा की बात करें तो शहर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के गंगानगर और झारखंड के डाल्टनगंज में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की बात की जाए तो यहाँ अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर प्रदेश और बिहार में गर्मी और लू के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 4 दिन बाद 18 तारीख से प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। जबकि हिमाचल प्रदेश में गर्मी का नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसमें हमीरपुर में इस सीजन का सबसे अधिक तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि देश के पास घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। यही वजह है कि अभी अनाज के आयात शुल्क में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं। साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से नजर रख रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि जमाखोरी रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी नजर रख रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मौजूदा रबी विपणन सीजन 2024 के दौरान 112 मिलियन मैट्रिक टन गेहूं के उत्पादन की सूचना दी है। सरकारी स्वामित्व वाले FCI ने 11 जून तक करीब 266 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की। मंत्रालय की माने तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनुमानित 1.84 करोड़ टन की जरूरत पूरा करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त गेहूं स्टॉक उपलब्ध होगा। देश में 1 जनवरी 2024 तक गेहूं का बफर स्टॉक 138 लाख मैट्रिक टन के निर्धारित बफर मानदंड के मुकाबले 163.53 लाख मैट्रिक टन था। मंत्रालय ने कहा कि गेहूं का स्टॉक कभी भी तिमाही बफर स्टॉक मानदंडों से नीचे नहीं गया। दरअसल तिमाही बफर स्टॉक साल भर अलग अलग होता है। बात कर लेते हैं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आबकारी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत पर इससे पहले 7 जून को सुनवाई हुई थी।
और राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में वकील ने ईडी की ओर से दाखिल जवाब को पढ़ने के लिए एक दिन का समय मांगा। वकील ने कहा था कि उन्हें 182 पन्नों के ईडी के जवाब को पढ़ने के लिए और समय चाहिए। जमानत याचिका पर आज जज सुनवाई करेंगे। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट 8 जून से के महीने की अगर बात की जाए तो महीने के अंत तक जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसके लिए बंद है। ऐसे में न्यायाधीश ने मामले की अगली तारीख जुलाई में देने की बात कही थी। केजरीवाल पक्ष ने इस बात का विरोध किया था, जिसके बाद आज की तारीख दी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार आकर भी जानेंगे बहुत सी खबरें और आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है योग को जानने का। आप सब जानते ही हैं कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में हम आपका परिचय योग मंत्रों से करा रहे हैं। ये मंत्र या श्लोक विभिन्न शास्त्रीय और साहित्यिक ग्रंथों से लिए गए हैं, जिनका मूल संस्कृत भाषा में है। आइए देखते हैं आज का योग मंत्र। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर ध्यानस्थ होते हैं, उनका योगक्षेम अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूं। There are those who, excluding all else, think of me and worship me, aspiring after eternal union with me. Their yoga and kshema means prosperity and welfare are looked after by me. तो ये हमने आपको दिखाया योग मंत्र। अब जानते हैं कुछ योगिक क्रियाएं, उनको सीखने का वक्त है। और आइए जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म की जो समस्या है उसे ठीक करने के लिए क्या योग सूत्र है। नमस्ते, मैं संगीता जैन। हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी थायराइड ग्रंथि हार्मोन का कम संचार करने लगती है, जिससे मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, हमारी चयापचय की दर कम हो जाती है, जिसकी वजह से वजन बढ़ने लगता है, सर्दी बहुत जल्दी लगने लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, पीरियड इरेगुलर हो जाता है। योग के कुछ विशेष आसन हैं जो थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करने में मदद करते हैं। उनमें से आज कुछ को हम जानते हैं। पहला आसन है फिश पोज, मत्स्य आसन, जिसको हम लेट कर करते हैं। आराम से साइड करवट करके लेट जाएं।
दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे रखें, कोहनियां जितना नजदीक ला सके लेकर आए, पैरों को सीधा रखें। अभी धीरे से कोहनी पर आ जाना है और अपने मस्तक को जमीन पर रख देना है। मत्स्यासन में गले पर बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है जो थायराइड ग्रंथि को सक्रिय रखता है। धीरे से हम आसन से वापस आ जाएंगे। दूसरा आसन है सेतुबंध आसन, जिसमें पैरों को फोल्ड करेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे। श्वास लेते हुए अपनी कमर को पूरी तरह ऊपर उठा लेंगे। देखिए गर्दन पर एक बहुत अच्छा दबाव पड़ रहा है। दबाव जब छूटता है तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा होता है, और जब ब्लड का फ्लो अच्छा होता है तो थायराइड ग्रंथि बहुत अच्छे से सक्रिय होकर कार्य करती है। तीसरा आसन उल्टे लेटकर हम करेंगे, भुजंग आसन। धीरे से पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथों को कंधे के नीचे रखेंगे, मस्तक जमीन पर रखेंगे। श्वास लेते हुए अपने ऊपर के भाग को, शरीर के ऊपर के भाग को पूरी तरह ऊपर उठाएंगे, सामने देखेंगे। गर्दन के क्षेत्र में बहुत अच्छा खिंचाव मिल रहा, जिससे ये पूरा क्षेत्र बहुत अच्छे से सक्रिय होकर थायराइड ग्रंथि अच्छे से कार्य कर पाती है। तो ये तो थी योग से जुड़ी कुछ खबरें। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से, हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। यूरोप के प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 की आज देर रात शुरुआत हो रही है। पहले मुकाबले में मेजबान जर्मनी का सामना स्कॉटलैंड से होने वाला है। जर्मनी के 10 अलग अलग शहरों में यूरोप 2024 के कुल 51 मैच खेले जाएंगे। इंग्लैंड ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बल पर आईसीसी टी20 विश्व कप में ओमान को 8 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड की सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद कायम। टी20 विश्व कप में बांग्लादेश ने सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। टीम ने गुरुवार को हुए मुकाबले में नेदरलैंड्स की टीम को 25 रन से हरा दिया। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज अमेरिका का सामना आयरलैंड से होगा। जीत अमेरिका को पहुंचाएगी सुपर 8 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में एचएस प्रणॉय आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के कोडाई नाराओका से भिड़ेंगे। नया सवेरा में अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के भीतर मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। वहीं गर्मी को लेकर बंगाल, बिहार, झारखंड में भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आइए अब जानते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
और अब वक्त हो चला है कि हम आपसे अलविदा लें, क्योंकि आपसे मुलाकात फिर करनी है हमें सोमवार को। लेकिन जाने से पहले क्या कुछ दिखाएंगी आप भावना दर्शकों को? बिल्कुल, जाने से पहले आइए आपको कुछ झलकियों के साथ छोड़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मारतंड सूर्य मंदिर है, जो 16 साल पुराना है। आज हम आपको इसी प्राचीन मंदिर की कुछ झलकियों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देश के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में से एक मारतंड मंदिर ASI द्वारा राष्ट्र महत्व का स्थल घोषित है और हमारी आध्यात्मिक और हम कह सकते हैं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक। इन दृश्यों का लीजिए आनंद, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।